तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मेरा नाम मुख्तार हाशमी, आप सब मुझे प्रॉपर्टी वाले बाबू के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी और बेहतरीन टॉपिक बारे में वीडियो बना रहा हूं, जो कि बहुत से हमारे साथी जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में क्या खर्च आता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे एंड होता है। क्योंकि आप सारे लोग जो है प्रॉपर्टी के वीडियो देखते हैं, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले से जानते रहेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने में और रजिस्ट्री कराने में किस तरीके का प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उसी टॉपिक पे आज हम पूरा अपना वीडियो बनाएंगे। आप ये हमारे सामने देख सकते हैं, ये जो है रजिस्ट्री है, जो कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था, रिसेंटली प्लॉट खरीदा था, उसका जो है ये डॉक्यूमेंट है पूरा। तो उसमें से इसी में से हम पूरे पेपर को समझाते हुए कि क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली होती है, वो सारी चीज़ें बताते जाएंगे और इसका जो है स्क्रीनशॉट उस पर लगाते जाएंगे वीडियो में, ताकि आप पूरे प्रोसेस को जो है समझते चलें। आप में से बहुत से साथियों का फोन आता है, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो उसमें दाम वगैरह बताता है आदमी और चीज़ें बताता है, तो लोग इसमें पूछते हैं कि इसमें रजिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट जो है वो हमेशा प्रॉपर्टी की कॉस्ट से अलग होती है। जैसे प्रॉपर्टी आप कोई खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं या फिर मकान खरीद रहे हैं, तो उसके जो प्रॉपर्टी की एक सेल वैल्यू होती है, उसके अलावा कुछ अदर चार्जेस भी होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया और डेवलपमेंट चार्जेस हो गया, क्लब चार्जेस हो गया, और इन सब के अलावा फिर आपका जो मोटा एक खर्च होता है वो रजिस्ट्री का खर्च होता है। और स्टाम्प ड्यूटी होती है और रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो करीब करीब 3% से लेके 10% तक के जो है लगते हैं। अलग अलग स्टेट, अलग अलग ज़िले का अलग अलग उसका प्राइस होता है। वो आप जहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहाँ पे उसको देख सकते हैं कि वो कितने में है। आप में से जो लोग नए हों चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हों वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सगे संबंधियों को, जो लोग इस तरीके के जो प्रॉपर्टी खोज रहे हैं या प्रॉपर्टी लेने वाले, उनके साथ इसको जो है शेयर कर सकते हैं। और आप लोग से हमें एक सुझाव चाहिए कि हम जो है और किस किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जो है प्रॉपर्टी के वीडियोस लेके आते रहते हैं आप सबके बीच में, और कभी कभी हम कुछ ज्ञान वाली बातें भी बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। हम ये चीज़ थोड़ा और करना चाह रहे हैं, तो आप अपने फेवरेट टॉपिक और चीज़ें बताएं, जिस चीज़ के बारे में आप लखनऊ में जानना चाह रहे हो, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड वीडियो जो है जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आएँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। रजिस्ट्री में क्या खर्चा आता है, उससे पहले जो आप प्रोसेस में जाते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले आपको कोई भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कि आप फ्लैट लेना चाह रहे हैं, कि आप मकान लेना चाह रहे हैं। अगर आपने जो है प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें आप हमारे प्रॉपर्टी वाले बाबू की मदद भी ले सकते हैं। हम भी लखनऊ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं और बाइंग और सेलिंग में भी इन्वॉल्व रहते हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाते हैं। तो आप उसके लिए भी हमारे सेवाएं ले सकते हैं। ये हमारा सेल्फ प्रमोशन था, तो हमने कहा थोड़ा सेल्फ प्रमोशन भी कर दें। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी लेना है, प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है या मकान लेना है, और वो कौन सी लेना है, किस सोसाइटी लेना है, कहाँ पे लेना है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस होता है कि हम प्रॉपर्टी के पेपर्स को वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है आसपास वाले लोगों से पूछ सकते हैं, या फिर जो है आप किसी एडवोकेट की सलाह ले सकते हैं, या फिर आप जो है किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हैं, जैसे हमें हमारी भी सलाह ले सकते हैं। ये दो चीज़ करने के बाद जब आपने जो है प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे फला प्रॉपर्टी लेनी है, और उसके बाद उसके आपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, सेल एग्रीमेंट पे जाते हैं कि जैसे आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप खरीदने वाले हैं, तो आप दोनों के बीच जो है एक सेल एग्रीमेंट होगा। उस सेल एग्रीमेंट के बाद जो है आप उस पर लोन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है क्या क्या टर्म्स कंडीशन होंगी कि वो आपको कितने रुपए में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये सारा एक लिखा जाता है कि आपको प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट होता है, उसको भी आप वकील के माध्यम से बनवा सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स रहती है कि आपका कितने रुपए में जो है तय हुआ है, आपको पोजीशन कब मिलेगा, सारी चीज़ें उसमें डिटेल रहती है, क्या रकबा है, कौन सा प्लॉट है, कौन सा हाउस है, उसका सारा नंबर वगैरह लिख के, और क्या पेमेंट टर्म्स कंडीशन है, वो सारी करके जो है एक आपका एग्रीमेंट बन जाता है। उसके बाद फिर आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं या फिर सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें मसलन आप सेल डीड देख सकते हैं, और उसके बाद जो है पुरानी खरीद रहे हैं तो उसमें आप हाउस टैक्स देख सकते हैं, और जो भी, और या उसमें चेक कर सकते हैं कि लोन वगैरह किसी तो पहले से नहीं लिया गया। ये सारी चीज़ आप जो है उसमें वेरीफाई करने में देखते हैं। और सेल अग्रीमेंट के दौरान ही आप जो है उसकी वैल्यू भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किस रेट पे वो आपको बेच रहे हैं,
और वहाँ पे सर्कल रेट क्या चल रहा है और वो आपको किस प्राइस में सेलेबल, उसका प्राइस क्या है, उन्होंने अपना क्या डिमांड किया हुआ है। और अधिकतर देखने में आता है कि जो है प्रॉपर्टी की जो सर्किल रेट होता है, जो सरकारी जो है रेट होता है, वो कम होता है और प्रॉपर्टी जो है महंगे दाम पे बिक रही होती है, मार्केट रेट पे बिक रही होती है। तो इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है वो मार्केट रेट वाली पे करनी होती है, ना कि जो है आपको सर्किल रेट। जो भी ज़्यादा है, चाहे मार्केट रेट ज़्यादा है या फिर सर्किल रेट ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसमें स्टाम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस जो है उसमें अप्लीकेबल होती है। ऐसा नहीं कि आपका सर्किल रेट कम है और मार्केट रेट ज़्यादा है तो आप जो है सर्किल रेट पे वो करा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप जो है स्टाम्प की चोरी कर रहे हैं और सरकार को इससे घाटा होता है। तो इस पर जो है बाद में पकड़े जाने पर आपकी जो है रजिस्ट्री जो है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। तो इस बातों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी का जो है सर्किल रेट और मार्केट रेट, उसमें जो भी ज़्यादा है, विच एवर इज़ हायर, वो आपको जो है पे करना होता है। ये सारी चीज़ें उसमें सेल डीड में जो है आपकी लिखी रहती हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ हमें ध्यान देना होता है। जब सेल डीड हो जाती है, सारी चीज़ एडवांस वगैरह चला जाता है और लोन वगैरह प्रोसेस होने लगता है, उसके बाद जो है जो चीज़ आती है वो आती है सेल्स डीड प्रिपरेशन। अब इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सेल डीड प्रिपरेशन में आप जो है किस तरीके से पैसा दे रहे हैं। जैसे आप बैंक खातों से ही आजकल ट्रांसफ़र होता है, तो आप चेक से पैसा दे रहे हैं तो उसमें कितना पैसा आपने चेक से दिया है वो सारा मेंशन रहता है। कौन से बैंक से दे रहे हैं, किस डेट में दे रहे हैं, उसका अमाउंट मेंशन रहता है। इसके बाद जो है प्रॉपर्टी की चौहद्दी मेंशन रहती है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसकी चौहद्दी क्या, आपके बाजू में कौन सा प्लॉट नंबर है या कौन सा हाउस नंबर है, कौन सा फ्लैट नंबर है, पीछे क्या है, आगे क्या है, सड़कें कितनी चौड़ी हैं, वो सारा डिटेल्स उसमें रहता है। और अप्रूव प्रॉपर्टी है तो उसमें उसका नक्शा भी साथ में लगता है। उसमें बायर की डिटेल रहती है, आपकी बायर मतलब जो आप खरीद रहे हैं उनकी डिटेल रहेगी, सेलर की डिटेल रहेगी, सेलर इंडिविजुअल है तो उसकी डिटेल रहेगी, कंपनी रहेगी तो उसकी डिटेल रहेगी। इसके साथ साथ आपको 2 गवाह भी रखने होते हैं, उनकी भी डिटेल लगेगी। सबके आधार लगते हैं और सेलर का आधार लगता है और सेलर का पैन लगता है, बायर का आधार लगता है, बायर का पैन लगता है, और जो गवाह रहते हैं तो उनके जो है आधार कार्ड लगते हैं, उनका फ़ोन नंबर लगता है, फ़ोन नंबर आपका भी लगता है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती है। हम अपने रजिस्ट्री में से दिखा भी देंगे आपको कि कैसे क्या चीज़ मेंशन रहता है। और जब आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अधिकतर काम कंप्यूटर से होता है, तो जो पिछली सेल डीड रहती है उसी से जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो है दूसरी जो है चीज़ें बना देता है। उसमें आपका उस सेलर और बायर का नाम हटा के दूसरे जो अपने आपके जो है सेलर बायर का नाम लिख देता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो कोशिश करके उसको बार बार पढ़ लें ताकि उसमें कोई त्रुटि न रहे। अगर कोई उसमें त्रुटि रह जाती है तो उसको बाद में आपको जो है झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप जो है स्वयं पढ़ें और अपने अगर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप है कोई तो उससे भी पढ़ाएं और वकील से भी पढ़ा सकते हैं। अपने जो जानने वाले वगैरह हैं उनसे भी पढ़ाएं तो आपको, ताकि एक पूरा सारी जो है पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये क्योंकि पहले ही बन जाता है और रजिस्ट्री तो बाद में होनी होती है, तो इसको आप पहले से जो है तैयारी के समय आप इसको कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोसेस आता है वो स्टाम्प पेपर खरीदने का आता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले। तो स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए आप जो लोकल वेंडर जो है तहसील में होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग के माध्यम से भी आप जो है वो कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि ई स्टाम्प जो है चलन में है, उसी को जो है लिया जाता है। तो उसमें जो है जैसे यहाँ पे देखेंगे हम जो दिखा रहे हैं, इसमें जो है सर्टिफिकेट नंबर एक रहता है और सर्टिफिकेट इशू डेट रहती है। उसके अलावा जो है अकाउंट रेफरेंस नंबर रहता है, यूनिक जो है उसका डॉक्यूमेंट रेफरेंस रहता है। इसमें परचेज प्राइस, जैसे आप खरीद रहे हैं तो आपके नाम से जो है वो स्टाम्प खरीदा जाएगा। और डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है, तो इसमें आर्टिकल 23 कन्वेंस लिखा जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपको जो है एडवोकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका जो है गाटा संख्या या खसरा संख्या ज़रूर लिखा जाता है। जैसे आप मसलन प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसका प्लॉट नंबर लिखा जाता है और साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है वो लिखा जाता है। और किससे खरीद रहे हैं, कंपनी से खरीद रहे हैं तो कंपनी का नाम रहता है, या फिर जो है इंडिविजुअल से खरीदते हैं तो उसका इंडिविजुअल का नाम रहता है। इसमें आपको जो है वीडियो में लगा देंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। कौन सेलर है उसका नाम रहता है, कौन बायर है उसका नाम रहता है, साथ ही साथ कितने रुपए का स्टाम्प है वो भी सारी चीज़ें स्टाम्प पे जो है
मेंशन रहती है, यहाँ पे आप जो है देख पाएंगे। अब यहाँ पे ये हमेशा ध्यान दें कि स्टाम्प हमेशा जो परचेजर रहेगा वही जो है स्टाम्प खरीदेगा, उसी के नाम से खरीदा जाएगा। अब जब आपने स्टाम्प खरीद लिया उसके बाद अगला प्रोसेस आपका होता है कि आजकल जो है ऑनलाइन जैसे हम लोग बस या ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, उसी तरीके से रजिस्ट्री का जो है स्लॉट बुक किया जाता है कि हम किस दिन और किस टाइम पे अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट, ये बायर की डिटेल, सेलर की डिटेल, पूरा जो सेल का जो है डिस्क्रिप्शन रहता है, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया था अभी, सेल डीड की जो प्रिपरेशन की रहती है, वो सारा जो है डिटेल्स उसमें रहती हैं और उसको जो है अपलोड किया जाता है। और उसके बाद अपलोड करने के बाद ऑनलाइन जब बुक करते हैं तो उसमें आपको टाइम और डेट मिल जाती है। उस समय आपको सब रजिस्ट्रार के पास उपस्थित होकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का कराना रहता है। तो आप पहले से ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो आपको जो है ये आसानी रहती है कि मुझे मंडे को कराना है या ट्यूसडे को कराना है, किस समय पहुंचना है, तो वो आसानी रहती है। ये काम जो है आदमी को पहले करना चाहिए, तो उससे आपको काफ़ी, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट भी रहता है और जो है एक घबराहट भी रहती है और सब कुछ हौच पौच रहता है उस दिन, काफ़ी टाइमली पहुंचना भी है, तो इसलिए पहले कर लें तो जो है ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जब ऑनलाइन बुकिंग हो गई, अब अगला प्रोसेस क्या है कि अब जब जाएंगे आप तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट में जो है साइन वगैरह होते हैं, वो सारे एक तो ऑनलाइन हो गया और फिजिकल कॉपी जो है जो प्रिपेयर की रहती है उस पर साइन होते हैं। तो जैसे सेलर के में जो भी सेलर रहता है, चाहे उसका पावर ऑफ अटर्नी आ रहा है या फिर जो है सेलर खुद ही आ रहा है या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो भी अथराइज्ड है, वो आते हैं तो उनके जो है, क्योंकि कई पेजेस हो जाते हैं तो उसमें साइन और मोहर लगती है, प्लस आपके साइन और मोहर होते हैं, वो आपको वहाँ करना रहता है। उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट पूरा जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सक्षम अधिकारी के पास जो है जाया जाता है, उसको बयान बोलते हैं, बयान दर्ज कराना। और उसमें ये होता है कि जो सेलर रहता है और जो बायर रहता है उनसे जो है सक्षम अधिकारी जो भी रहते हैं वो पूछते हैं कि आपने कितने में प्रॉपर्टी खरीदी है। तो बायर और सेलर से उनसे डिटेल्स पूछता है कि आपने कितने में बेची है, बाजार से पूछता है आपने कितने में खरीदा है, उसके अलावा पूछता है कि कोई दबाव तो नहीं है, कोई उस तरीके की बात तो नहीं, तो वो भी वहाँ पे बयान होता है। क्या आपको सारा रकम मिल गया है, जो पैसे आप इसमें मेंशन है डॉक्यूमेंट में वो सारे पैसे मिल गए हैं या फिर मिलना बाकी है। तो दोनों तरीके से होता है, मिलना बाकी भी रहता है तो कुछ लोग चेक मेंशन करा के करते हैं कि हम इनको चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, चेक क्लियर हो जाएगा। अगर चेक क्लियर नहीं होता तो बाद में वो कैंसिल हो जाती है रजिस्ट्री। तो ये सारे बयान होते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें होती है, ताकि इससे ये होता है कि सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई चीज़ दबाव में की जा रही है। ये बयान जब हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप जो है कंप्यूटर सेक्शन होता है, वहाँ कंप्यूटर सेक्शन में जाएंगे तो पहले जो है जो सेलर रहते हैं उनका जो है फोटो खींचा जाता है, रेटिना स्कैन होता है और थंब का इंप्रेशन लिया जाता है बाएं हाथ के अंगूठे का। उसके बाद जो है सेलर का हो जाने के बाद फिर जो है बायर का लिया जाता है, फोटो ली जाती है और बाएं हाथ थंब इंप्रेशन लिया जाता है। उसके बाद जो है जो गवाह रहते हैं उनका भी सेम प्रोसेस से ये गुजरते हैं। ये सारी हो जाने के बाद फिर रजिस्ट्री को जो है प्रिंट किया जाता है। जो पेपर ये तैयार रहते हैं इसमें आगे आगे तो लिखा रहता है, फिर जो है पीछे इसके जो है वो फ़ोटोज़ जो है लग के आती हैं। ये इसी के पीछे जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको फ़ोटोज़ आती हैं बायर और सेलर की जो है, और जो भी गवाह रहते हैं वो सारे उनके जो है डिटेल्स लिख के आते हैं। इसी ये फिर से जो है ये प्रिंट होके निकलता है। उसके बाद फिर जो है फिर से दस्तखत वगैरह होते हैं, फिर रजिस्ट्रार के दस्तखत होते हैं उसके बाद, और उसके बाद जो है आपको कोर्ट फीस जमा करनी होती है। अब जैसे कोर्ट फीस जो है अधिकतर देखने में आया है वो कैश जमा करना होता है। कैश जमा करने के बाद आपको इस तरीके की पर्ची मिलती है, ये जमा करेंगे तो आपको पर्ची मिलेगी। उसके बाद आपका रजिस्ट्री का पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो है रजिस्ट्री आपकी स्कैन होती है, रजिस्ट्री ऑफिस में ही जमा हो जाती है कई बार, और ये आपको 2 से 3 दिन बाद जो है मिलती है। तो ये जो है सेम चीज़ जो है स्कैन करके गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड में भी रखती है, तो बाद में जो लोग प्रॉपर्टी की डिटेल्स वगैरह निकालते हैं तो इसी से ये मिलती है। अब ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने समझ लिया, तो अब मोटा मोटा समझते हैं कि कितने खर्चे आ जाते हैं और स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है, कोर्ट फीस कितनी लगती है। तो जैसे अभी हम लोग लखनऊ की बात कर रहे हैं तो लखनऊ में स्टाम्प ड्यूटी 7% लगती है, चाहे आप फ्लैट खरीद रहे हो, चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हो, चाहे आप मकान खरीद रहे हो, और 1% कोर्ट फीस लगता है।
कोर्ट फीस अधिकतर जो है कैश जमा होता है, तुरंत हाथों हाथ आपको रसीद मिलती है, और स्टाम्प ड्यूटी आपको एजेंट के माध्यम से या फिर स्टॉक होल्डिंग के अकाउंट के माध्यम से आपको जो है खुद ही करना होता है। और ये एक पहला खर्चा हो गया। तो मसलन आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 50 लाख का 7% आपको जो है स्टाम्प ड्यूटी देना है, और 50 लाख का 1% आपको जो है कोर्ट फीस देना है। ये जो है आपकी प्रॉपर्टी से एडिशनल का खर्चा है जो आपको देना होता है। तो जैसे ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग पड़ता है और अलग अलग जिलों में अलग अलग पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि 3% से लेके 10% तक का जो है अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहरों में जो है इसका दाम पड़ता है। अब जैसे लखनऊ में है तो यहाँ पे 7% है, लखनऊ के जस्ट बगल में बाराबंकी पड़ता है तो यहाँ पर 5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है और 1% कोर्ट फीस लगता है। अब दूसरा जो है हम खर्चे की बात करते हैं तो जो ये आपका डीड जो है, रजिस्ट्री जो भी कराने में जो आपकी मदद करते हैं वो अधिकतर एडवोकेट होते हैं और वकील साहब लोग होते हैं, तो उनका एक जो है फीस होता है। मोटा मोटा लखनऊ में और बाराबंकी मिला के जहाँ पे मैंने ज़्यादा काम किया है वहाँ पे देखें तो लोग 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से वकील से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं। और ज़रूरी है कि आप किसी न किसी वकील की सलाह जरूर लें ताकि जो आपके दस्तावेज लिखे गए हैं वो कायदे से लिखे जाएँ और वो उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि आप इतना महंगा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। तो मैंने बताया मोटा मोटा 5,000 से लेके 10,000 जो है अलग अलग लोग अपना जो है एडवोकेट अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। इसमें जितना भी आपका टाइपिंग वर्क हो गया, ऑनलाइन कराने का खर्चा हो गया, जो कंप्यूटर के माध्यम से वो भी किसी दूसरे से ही कराते हैं तो ऑनलाइन कराने का खर्चा हो गया, और आपका इसका फोटोकॉपी, प्रिंट, ये सारी चीज़ें हो गई। ये खर्चा कभी कभी लोग इंक्लूडिंग मांग लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसमें एडिशनल मांगते हैं। जब आपकी रजिस्ट्री हो गई तो आप जो है 2-3 दिन बाद जो है खुद जाके रजिस्ट्रार के यहाँ से अपना जो है जहाँ पे आपने साइन किया होता है वहाँ से अपना जो है रजिस्ट्री जो है ये उठा सकते हैं, या फिर आप अपने जो है वकील साहब से जिनको आपने पेमेंट किया है उनके माध्यम से भी आप उसको उठवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कितना पैसा खर्चा हो जाता है और कितना जो है क्या पूरा प्रोसेस होता है वो मैंने आपको बताया। हम इस तरीके की और भी वीडियो जो है प्रॉपर्टी में जानकारी से रिलेटेड और वीडियो बनाना चाहते हैं, और काफ़ी जो है लोगों की इस टॉपिक पे रिक्वेस्ट आई थी कि भैया अधिकतर आदमी ये समझ ले रहा था कि प्रॉपर्टी के दाम में जो है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के जो है दाम भी इंक्लूड रहते हैं। तो सर ऐसा कभी नहीं होता है, प्रॉपर्टी का दाम अलग हो गया और रजिस्ट्री का खर्चा अलग हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है और उस पर जो है कितना स्टाम्प ड्यूटी लग रहा है। तो ये आपका एक सेपरेट खर्चा होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं और हमसे लगातार जुड़े रहते हैं। और आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहते हैं वो हमसे बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे उन सारे टॉपिकों पे भी हम वीडियो बनाएं। हमारे पास जो भी नॉलेज है वो सारी आप लोगों के साथ हम साझा करें। अभी आप देखते होंगे ऐसे तो बहुत से लोग लखनऊ मार्केट में प्रॉपर्टी का वीडियो बनाते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। बहुत लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं तो उनको उतना जानकारी नहीं रहता है। जैसे मैं पूरे सेल्स प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता हूँ, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं और ये सारी चीज़ें मैं इसी वजह से आपके साथ शेयर भी कर पा रहा हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने सगे संबंधी जो भी लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनके साथ हमारा जो है वीडियो शेयर कर दें तो उनको भी आसानी रहेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपके बजट में, आपके अनुसार अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में क्या चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ आपको हम दिलाएं, ताकि आपको भी फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और आप हमसे कोई शिकवा शिकायत भी ना करें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।